ओके। कंपटीशन, कंपटीशन इज अ नेगेटिव टाइप ऑफ स्पीशीज स्पीशीज इंटरेक्शन, जहां पे दोनों जो इंडिविजुअल्स है वो कैसे इम्पैक्ट होते हैं, नेगेटिवली, है ना, दोनों को ही क्या होता है, लॉस होता है। तो इंटरेक्शन इन विच फिटनेस ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के प्रेजेंस में दोनों की फिटनेस क्या होती है, डिक्रीज करती है, नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे है तीन टाइप का, एक्सप्लॉयटेटिव, इंटरफेरेंस एंड एपेरेंट। ठीक है, तो पहले सुन लो इनको कि क्या होते हैं, उसके बाद इनका राइट अप करते हैं। ठीक है, एक्सप्लॉयटेटिव मतलब क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ कंपटीशन में एक ही रिसोर्स पे आपकी मोर देन टू स्पीशीज, या हम यहाँ पे टू स्पीशीज का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो दोनों स्पीशीज क्या कर रही है, सेम रिसोर्स पे फीड कर रही है। ठीक है, तो उसकी क्या हो रही है, उस रिसोर्स की एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, बट इंटरफेरेंस में भी हो तो ऐसे रहा है, सेम दोनों स्पीशीज क्या कर रही है, कंपीट कर रही है, डायरेक्टली इंटरफेयर कर रही है। लेकिन एक्सप्लॉयटेटिव जो कंपटीशन है वो है आपका इनडायरेक्ट टाइप ऑफ कंपटीशन, इनडायरेक्ट। जबकि ये जो है आपका, ये कैसा है, डायरेक्ट कंपटीशन। अब इनडायरेक्ट में क्या मतलब हुआ, कि अब एक रिसोर्स है, मान लो दो बर्ड्स की स्पीशीज है। ठीक है, दो बर्ड्स की स्पीशीज हैं, वो आपकी सीड पे क्या कर रही है, सिंगल स्पीशीज के सीड पे फीड कर रही हैं। लेकिन वो ऐसे एक्सप्लॉइट करेंगे, इसको ऐसे यूज करेंगे कि एक दूसरे को डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे। मींस एक स्पीशीज जो होगी वो इसको क्या कर लेगी, ओवर यूज कर लेगी या मोर एफिशिएंटली यूज कर लेगी। तो डायरेक्ट तो उसने क्या, फिजिकली उसमें कांटेक्ट में वो उसके साथ उसने compete नहीं किया, उसके साथ उसको फिजिकली हार्म नहीं पहुंचाया, लेकिन उसने क्या किया, उस रिसोर्स को इतने एफिशिएंटली यूज कर लिया कि दूसरी के लिए वो बचा, कम बचा या बचा ही नहीं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन या इनडायरेक्ट टाइप ऑफ कंपटीशन आपका यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो वो है आपका एक्सप्लॉयटेटिव। और इंटरफेरेंस में क्या होगा, डायरेक्ट। ठीक है, जहां पे फिजिकल कांटेक्ट में और एग्रेशन सब कुछ शो करके एक दूसरे को स्पीशीज क्या कर रही हैं, compete कर रही हैं। और एपेरेंट टाइप हुआ कि एक क्या है, स्पीशीज जो है वो मतलब दो स्पीशीज है आपस में। एपेरेंट थोड़ा क्या आ गया, हाइपोथेटिकल। ठीक है, तो दो स्पीशीज है वो क्या कर रही है, एक्ट एज अ प्रे फॉर द सेम प्रीडेटर। ठीक है, एक जो दोनों स्पीशीज है वो आपस में अपेरेंटली क्या कर रही है, एक्ट एज अ प्रे फॉर द सेम प्रीडेटर। ठीक है, तो वहां पे क्या हो, कौन सा कंपटीशन हो रहा है, अपेरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन। ठीक है, तो अब लिख लो इनका। सो फर्स्ट वन इज योर एक्सप्लॉयटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे होगा एक्सप्लॉयटेशन, competition is when individuals utilize the same resource, last bench, in a given area. Interaction, they are not confronting one another, they are not confronting one another with aggression, with aggression. It is indirect type of competition, indirect type of competition in which competitor is inhibited through efficient use of resource, through efficient use of common resource.
तो इसकी अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें तो ये आपका रिसोर्स है, इसको कौन, C2 स्पीशीज भी यूटिलाइज कर रही है और C1 स्पीशीज भी यूटिलाइज कर रही है। तो ये आपस में कैसे हैं, एक्सप्लॉयटेटिव ऑफ कंपटीशन, एक्सप्लॉयटेटिव टाइप ऑफ कंपटीशन शो कर रहे हैं। ठीक है, R से आगे आपका रिसोर्स। ठीक है, दो स्पीशीज सेम रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। डन। उसे ये वर्क चाहिए। तो सेकेंड टाइप आ गया अब आपके पास, इंटरफेरेंस। तो इट इज अ डायरेक्ट कंपटीशन which competitor is physically inhibited through aggressive behavior। ठीक है, एग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन आती है आपकी, C1 स्पीशीज जो है वो C2, मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, डायरेक्ट इंटरफेयर कर रहे हैं। इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वर्टिकल हायरार्की, वर्टिकल हायरार्की। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि ये इंक्रीज करता है जैसे जैसे वर्टिकल हायरार्की बढ़ती रहती है। इट मीन्स मोर इवॉल्व्ड स्पीशीज जैसे जैसे आती रहेंगी तो वो और एफिशिएंटली क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगी फिजिकली, उनमें क्या होगी, फिजिकल स्ट्रेंथ, और वो मोर डेवलप्ड होंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी लिख लो। वी ऑब्जर्व इंटरफेरेंस व्हेन इंडिविजुअल्स interact directly by fighting for resources। क्या इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, गोरिल्ला का, व्हेन अ मेल गोरिल्ला दूसरे मेल गोरिल्ला को इनहिबिट करता है, ठीक है, मेटिंग के लिए। व्हेन अ मेल गोरिल्ला प्रोहिबिट्स अदर मेल्स फ्रॉम accessing a mate by using physical aggression or displays of aggression, or displays of aggression। अदर मेल, हाँ, फ्रॉम accessing a mate by using physical aggression। ठीक है, उसको एक्सेस करने में उसको इनहिबिट करता है। तो जो डोमिनेंट मेल होगा वो यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, द डोमिनेंट मेल इज डायरेक्टली ऑल्टरिंग द मेटिंग बिहेवियर ऑफ अदर मेल्स। ठीक है, ऑल्टरिंग द मेटिंग बिहेवियर ऑफ अदर मेल्स, अदर मेल्स।
डन। आया थर्ड हमारा एपेरेंट। ये भी एक इनडायरेक्ट टाइप ऑफ कंपटीशन है, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ कंपटीशन। एंड इट अकर्स indirectly between individuals, indirectly between individuals that are both prey to the, that are both prey to the same predator, and is not considered to be real, is not considered to be real। मतलब दोनों ही क्या है, प्रे है सिंगल प्रीडेटर को। तो अब इनमें किस तरह का कंपटीशन आ गया कि प्रीडेटर किसको यूटिलाइज करेगा, ठीक है। तो एक एपेरेंट टाइप ऑफ इसकी रिप्रेजेंटेशन रहती है प्रीडेटर के दोनों ही स्पीशीज क्या हैं, तो ये आपस में एपेरेंट कंपटीशन में, ठीक है। पी इज फॉर प्रीडेटर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में, ठीक है। तो उसमें हम एक चीज पढ़ेंगे, आपकी अल्फा, ठीक है, अल्फा की वैल्यू। ये होता है आपका कंपटीशन कॉफिशिएंट, ठीक है। और एक और बात, जैसे हमने उसमें एक आपने पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था निच का, कि किसकी निच विड्थ के ऊपर हमने बात की थी। तो यहाँ पे यह है कि अगर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा हो, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन आपका ज्यादा रहे, तो आपकी जो क्या होता है रेंज होती है, ठीक है, निच रेंज, वो क्या करती है किसी भी स्पीशीज की, कम होगी। क्योंकि इंटरस्पेसिफिक मींस डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, तो इट मींस क्या करेंगे ये श्रिंक हो रही है, ठीक है, जो उनका निच है, जो उनकी ऑप्टिमल रेंज है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी पार्ट, अगर इंट्रा स्पेसिफिक ज्यादा होगा तो वो एक्सपैंड करता है उनका निच, जो ऑप्टिमल रेंज है। क्योंकि कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए अगर विद इन द सेम स्पीशीज है तो क्या करेंगे वो एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये आपको बताएगी ये ऑप्टिमल रेंज, ठीक है, किसी एक स्पीशीज की। ठीक है, तो ये थी आपकी ऑप्टिमल रेंज। आपके ऑप्टिमम, और ये आगे आपके मार्जिन्स, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि इंट्रा स्पेसिफिक कौन सी साइड को और इंटर कौन सी साइड को बढ़ रहा है। इस साइड को जब हम जा रहे हैं तो कौन सा कंपटीशन बढ़ रहा है, इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कौन सा बढ़ रहा है आपका इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इस साइड को क्या हो रहा है इंक्रीज, क्योंकि इसकी क्या हो रही है ऑप्टिमल रेंज या निच बोल सकते हो आप, वो क्या कर रहा है एक्सपैंड कर रहा है। और इस साइड को अगर हम देखें तो कौन सा बढ़ रहा है इंटर, क्योंकि क्या कर रही है आपकी ऑप्टिमल रेंज श्रिंक कर रही है, कम हो रही है, विड्थ उसकी कम हो रही है। तो इस साइड को कौन सा बढ़ रहा है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंक्रीज हो रहा है इस साइड को। स्टेबल इकोसिस्टम किसको बोलोगे, जहां पे इंट्रा ज्यादा हो या इंटर ज्यादा हो। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है,
कि ज्यादा से डिस्टरबेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि जैसे मान लो आपको लड़ना है, ठीक है, झगड़ा हो रहा है आपका, एक झगड़ा है आपका आपके फैमिली मेंबर्स के साथ है, ठीक है, और एक है आपका पड़ोसियों के साथ या मतलब सोसाइटी के साथ है, ठीक है, या और मतलब दो तीन पड़ोसियों के साथ है। तो आपको ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें कहाँ पे होगी, आपको स्टेबिलिटी कहाँ पे कम मिलेगी? स्टेबिलिटी इन द सेंस कि आपको ज्यादा, मतलब हम क्या बोले, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आपको कौन सी चीज लगेगी, मतलब आपको सॉल्व करना जिसको बोलते हैं इशू, वो किसके साथ इजी होगा? अपने के साथ, फैमिली के साथ, ठीक है, फैमिली के साथ, क्योंकि वो आपकी बात समझ भी सकते हैं। तो जब सिंगल स्पीशीज में, अगर मान लो किसी इकोसिस्टम में सिंगल स्पीशीज आपस में compete कर रही है, तो क्या होगा, चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी गेन के क्या रहेंगे, ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू कहाँ पे, जब बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज है, क्योंकि वहां पे तो बात ही नहीं बनेगी, सुपीरियर वाली इंफीरियर वाली को क्या कर देगी, एक्सक्लूड कर देगी, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि जहां पे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा रहे इंटर स्पेसिफिक से, तो वो इकोसिस्टम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दैट इकोसिस्टम जहां पे आपका इंटर वाला ज्यादा है। ठीक है, तो कौन से दो इकोसिस्टम है, एक में आपका इंट्रा स्पेसिफिक है ज्यादा कंपटीशन, और एक में आपका इंटर है ज्यादा, तो कौन से वाला दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें ज्यादा स्टेबल होगा? इंट्रा वाला, ठीक है। नेगेटिवली इम्पैक्ट, नो डाउट कि है ना दोनों को, बट अब दोनों का भी अगर आप कंपैरिजन करो तो इंटर स्पेसिफिक और भी ज्यादा वर्सली आपको इम्पैक्ट करता है किसी भी स्पीशीज को। ठीक है, तो इसका राइट अप लिख लेते हैं अब। तो यहां पे लिख लो, इंटर स्पेसिफिक इफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, so intra-specific species exist in नैरो ऑप्टिमल रेंज, ठीक है, उनका निच विड्थ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, नैरो ऑप्टिमल रेंज। और अगर इंट्रा बढ़ जाए, इफ इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, स्पीशीज एग्जिस्ट इन वाइडर ऑप्टिमल रेंज। ठीक है, तो वो अपने मार्जिन को एक्सपेंड करती हैं, टुवर्ड्स मार्जिन जाते हैं, ठीक है। एक नोट बना के लिख लो, इफ इंट्रा इज मोर देन इंटर, तो इकोसिस्टम आपका स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इकोसिस्टम इज मोर स्टेबल देन किससे, इफ इंटर ज्यादा हो जाए, इंटर, सो अनस्टेबल इकोसिस्टम होगा उस केस में आपका, अनस्टेबल इकोसिस्टम। लिख लो, एज टू स्पीशीज कैन नॉट लिव टुगेदर एंड डाइवर्सिटी भी उस केस में क्या करती है, डिक्रीजेस ड्यू टू एक्सक्लूजन ऑफ inferior species। इसमें हमारी एक डेफिनेशन बन जाती है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की। ठीक है, तो इसकी है आपकी द बेटर कॉम्पिटिटर टेक्स ओवर द एरिया रिसोर्सेज
इंफीरियर वन। इंफीरियर वन को या तो वो एक अदर टेरिटरी में चले जाए, या अपने रिसोर्सेज चेंज कर ले, या फिर गो एक्सटिंक्ट, अदरवाइज एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। The better competitor takes over the area and resources, and inferior one must find other territory अगर उसको सरवाइव करना है। प्रीवियस स्लाइड। डन। ठीक है, मस्ट फाइंड अदर टेरिटरी और रिसोर्सेज और गो एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो दिस फिनोमिना इज नोन एज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। सीई लिख दिया हमने, ठीक है। सो अब लिख लो, कंपटीशन कैन लीड टू टू पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, दो पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो या तो बिल्कुल ही एक्सक्लूजन हो जाएगा, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, या फिर को एग्जिस्टेंस। ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है, को एग्जिस्टेंस थ्रू रिसोर्स पार्टीशनिंग, या अदर भी हमारे क्या करते हैं, ऑप्ट करती हैं स्पीशीज। ठीक है, थ्रू रिसोर्स पार्टीशनिंग। सो अब यही गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर हम उसमें करें, पैरामीशियम ऑरेलिया और पैरामीशियम कॉर्डेटम, सुना होगा आपने। ठीक है, तो क्या होती हैं ये पैरामीशियम की दो स्पीशीज हैं। अगर इनको आप बिल्कुल सेपरेटली ग्रोन करोगे तो क्या करेंगी, कंप्लीटली ग्रो करेंगी। लेकिन अगर साथ में सेम मीडिया पे आप ग्रो करते हो तो क्या कर जाती है, ऑरेलिया वाली तो अच्छी खासी क्या करेगी, ग्रो करेगी, लेकिन कोडेटम वाली क्या कर जाती है, कम ग्रो हो जाती है, एक्सक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो ये सुपीरियर वाली है और ये इनफीरियर वाली। तो ये आप पढ़ रहे हो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। लेकिन अगर आप पैरामीशियम ऑरेलिया और पैरामीशियम बर्सेरिया की बात करें, तो ये दोनों स्पीशीज क्या शो करती हैं, को एग्जिस्टेंस। अगर आप इन दोनों को सेम मीडियम है तो ये रिसोर्स पार्टीशनिंग करके क्या करती हैं, को एग्जिस्टेंस शो करती है। तो इनमें आप और डीपली जाके पढ़ना कि ऑरेलिया और कोडेटम कैसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल है को एग्जिस्टेंस का और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का। तो इसमें अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ऐसे आ जाता है आपको कई बार ग्राफ। ठीक है, टाइम के साथ वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन साइज। ठीक है, टाइम के साथ, और सेम यहाँ पे भी पॉपुलेशन साइज एंड इधर टाइम। तो अगर आपने, ठीक है, यहाँ पे किसको किया ग्रो, पैरामीशियम ऑरेलिया को किया इस मीडिया पे, तो वो पूरी वही कौन सी एस शेप्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व दिखा रहा है, और वैसे आपका पैरामीशियम कोडेटम भी दिखा रहा है अगर वो सेपरेटली ग्रोन है। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख लो आप सेपरेटली ग्रोन। लेकिन जब आप इनको साथ में करोगे, ऑरेलिया तो ठीक से हो गया, लेकिन आपका कोडेटम क्या हो जाता है, इंफीरियर वन एक्सक्लूड हो जाता है। ठीक है, ये आ गया आपका ऑरेलिया, ये आ गया आपका कोडेटम। ठीक है, डाउनफॉल इन ग्रोथ पैटर्न इन मिक्सचर, जब आप दोनों को साथ में करते हो। तो आपका ऑरेलिया आ गया बेटर कॉम्पिटिटर,
ठीक है, तो इस पे और जाके पढ़ना कि कैसे करता है, ये क्या यूटिलाइज कर लेता है और क्या चीज है इसके पास जो कोडेटम के पास नहीं है। ठीक है, और जाके गूगल करना इसको। यहाँ पे सेम वही टाइम के साथ है, पॉपुलेशन साइज। लास्ट बेंच साक्षी, क्या हो गया, कंफ्यूजन? डन। ठीक है, ये भी डन। ठीक है, और उसका भी बना लो, बर्सेरिया एंड ऑरेलिया का, वही सेम पॉपुलेशन साइज और टाइम के साथ। दोनों क्या शो करते हैं? को एग्जिस्टेंस। These two are coexisting, feeding on different resources at the same place. तो इसको हम निच शिफ्ट भी बोल सकते हैं, नोन एज निच शिफ्ट, या फिर रिसोर्स पार्टीशनिंग। शिफ्ट या रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, इस पे और जाके पढ़ना कि और कैसे करते हैं ये, बर्सेरिया एंड ऑरेलिया। इसमें लिख लो एक कि ये जो ऑरेलिया वाला है ये करता है फीड किस पे? फीड्स अपॉन फ्लोटिंग बैक्टीरियाज, फ्लोटिंग बैक्टीरिया। और जो आपका बर्सेरिया है वो ईस्ट पे, फीड्स अपॉन ईस्ट। ठीक है। डन। डन। अब वैसे यहाँ पे बताया है कि कुछ स्पीशीज के ग्रोथ पैटर्न्स भी उनको क्या प्रमोट करते हैं, को एग्जिस्टेंस। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो स्पीशीज होती हैं, ट्राइफोलियम रेपन्स एंड ट्राइफोलियम फ्रूजीफेरम। पहले ये, ठीक है, तो अब ये जो आपकी रेपन्स वाली स्पीशीज है ये है एक फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज, जबकि ये दूसरी है आपकी स्लो ग्रोइंग। अब इन ये कैसे को एग्जिस्टेंस, जो इनका ग्रोथ पैटर्न है, एक तो ये फास्ट ग्रोइंग है तो एकदम से क्या अटेन कर लेती है, ज्यादा हाइट, टॉलर हाइट। तो इसके जो प्लांट्स होंगे ये आपके होते हैं, रेपन्स वाले की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, स्पीशीज के। तो टॉलर हाइट के, जबकि ये स्लो ग्रोइंग है तो इसके क्या रह जाते हैं, शॉर्टर हाइट के। बट अब दोनों को सन एक्सपोजर चाहिए, तो इसमें क्या होगा कि इसका जो पेटियोल है, आपका पेटियोल क्या होता है आपका, और लैमिना भी, लीफ लैमिना और पेटियोल ये वाली चीज है ना। तो ये क्या होता है, इसका बड़ा होता है ताकि छोटी हाइट पे भी क्या ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाए फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। तो ये इनकी क्या है एक, हाँ, कोएग्जिस्टेंस का क्या है आइडिया, या जो ये ऑप्ट करते हैं। तो वैसे, और ये टॉलर हाइट है तो इसको तो हाइट पे अच्छी खासी सनलाइट मिल रही है। ठीक है, तो इसका लिख लो कि ट्राइफोलियम रिक्वायर्स फुल सन एक्सपोजर। सनलाइट ट्राइफोलियम जीनस जो है उसको चाहिए चाहिए। ठीक है, एक्सपोजर तो अब कैसे को एग्जिस्ट कर रही है इसकी ये दो डिफरेंट स्पीशीज, रेपन्स एंड फ्रूजीफेरम। फ्रूजीफेरम
फॉर कोपिंग अप, क्योंकि इसकी क्या है, कम हाइट है, लेस हाइट, स्लो ग्रोइंग है क्योंकि। फॉर कोपिंग अप हैव मोर पेटियोल्स, लीफ लैमिना, सरफेस एरिया जिससे बढ़ेगा आपका, सो दैट इट कैन कैप्चर सनलाइट, ठीक है, जितनी उसको रिक्वायर्ड है, सनलाइट फॉर ग्रोथ। ऑन द अदर हैंड रेपन्स के पास क्या है, नॉर्मली कैन कैप्चर, ठीक है, उसकी तो अच्छी हाइट है, नॉर्मली कैन कैप्चर सनलाइट एंड कैन ग्रो, क्योंकि ये जो रेपन्स है आपका मोर हाइट। ठीक है, तो ऐसे ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, को एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लोट का वोल्टेरा मॉडल, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको चाहे मार्क कर लो, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। लोट का वोल्टेरा मॉडल, तो लोट का और वोल्टेरा ने ये मॉडल दिया था, ये एक मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक है, जो मैथमेटिकली बता रहा है आपको क्या, कि दो स्पीशीज आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं। मैथमेटिकल मॉडल है और बेसिकली ये सपोर्ट करता है को एग्जिस्टेंस को, इट सपोर्ट्स को एग्जिस्टेंस, ठीक है, फेवर करता है ये को एग्जिस्टेंस को। और बाकी ये बताएगा आपको कि दो स्पीशीज कौन सी वाली सुपीरियर वाली है और कौन सी वाली इंफीरियर वाली है, ठीक है। बट अगर आपको ये स्टेटमेंट आती है, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट मैंने इसलिए लिखवाई क्योंकि ये एक स्टेटमेंटल क्वेश्चन आया था, उसमें आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लोट का वोल्टेरा मॉडल, तो उसमें एक ये वाली स्टेटमेंट भी थी, बट दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। लोट का वोल्टेरा सपोर्ट करता है को एग्जिस्टेंस को, क्योंकि को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, दो स्पीशीज अगर जिंदा रहेंगी तभी तो वो इंटरेक्ट कर पाएंगी, कंपटीशन भी तभी शो कर पाएंगी, अगर एक बिल्कुल ही खत्म होगी तो एक ही रह जाएगी, ठीक है। तो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट फॉर योर लोट का वोल्टेरा मॉडल, इट सपोर्ट्स को एग्जिस्टेंस। तो इसमें अब हम मैथमेटिकल इक्वेशन इन्होंने क्या दी थी, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की इक्वेशन बताओ मेरे को, क्या थी, dn/dt Rn के माइनस एन अपॉन के, या फिर 1 - n/k, है ना, सेम, या फिर ऐसे लिख सकते हो ना आप, dn/dt Rn 1 - n/k, ठीक है। के क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी, और आर इज योर पोटेंशियल, है ना, बायोटिक पोटेंशियल जिसकी आप बात करते हो। तो अब लोट का वोल्टेरा ने एक नई एंटाइटी इंट्रोड्यूस की, क्या की उन्होंने, अल्फा, जिसको मैंने पहले बताया क्या होता है, कॉम्पिटिटिव कॉफिशिएंट, कॉम्पिटिटिव कॉफिशिएंट, ठीक है। तो अब उन्होंने ये अपना मॉडल समझाने के लिए दो स्पीशीज का एग्जांपल लिया, ठीक है, सपोज दो स्पीशीज है आपके पास, टू स्पीशीज, कौन कौन सी, बफेलो और वाइल्ड बीस्ट, ठीक है, बी से हम डिनोट करेंगे बफेलो को और डब्ल्यू से वाइल्ड बीस्ट, ठीक है। तो उन्होंने अब जो आगे आपको इक्वेशन दी, उन्होंने क्या दी, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल फॉर वाइल्ड बीस्ट की अगर हम बात करें ग्रोथ रेट, तो उनका होगा RW/NW, वही सेम लॉजिस्टिक मॉडल वाली लॉजिस्टिक ग्रोथ, बट एक क्या थी, उसमें इंट माइनस क्या चीज हो जाएगी, अल्फा, और अल्फा क्या होगा, WB, ये मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब होता है, WB, और किसकी वजह से,
एन बी जितने क्या है बफेलोज हैं, क्योंकि दो स्पीशीज क्या कर रही हैं आपस में, इंटरेक्ट कर रही हैं, कंपटीशन शो कर रही हैं, डिवाइडेड बाई के डब्ल्यू। अब ये जो है आपके पास अल्फा डब्ल्यू बी एन बी, ये हमेशा एक चीज याद रखना आप, अल्फा वन टू और अल्फा टू वन, इसका क्या मतलब रहता है ये हमेशा याद रखना। अल्फा वन टू का मतलब होता है इम्पैक्ट ऑफ स्पीशीज सेकंड, पीछे वाले का आगे वाले पे जो आपने पहले लिखा, इम्पैक्ट ऑफ स्पीशीज सेकंड ऑन फर्स्ट। अब जैसे डब्ल्यू बी को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम डब्ल्यू बी को, इम्पैक्ट ऑफ बफेलो ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ किसका, वाइल्ड बीस्ट। तो इसलिए अल्फा के साथ हमने किसकी एन को, पॉपुलेशन साइज को किया मल्टीप्लाई, बफेलो का, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये किसको शो कर रही है एंटाइटी, अल्फा डब्ल्यू बी, मतलब अल्फा सबस्क्रिप्ट डब्ल्यू बी एंड सबस्क्रिप्ट बी इज योर इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। क्योंकि ये वाले जो आपके पास लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में आप लिखते थे, क्या लिखते थे, के माइनस एन अपॉन के, इसको क्या बोलते थे आप, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। तो ये वैसे क्या था बेसिकली आपका, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, क्योंकि एक आप सिंगल स्पीशीज के बारे में बात कर रहे थे इसमें, ठीक है, सिंगल स्पीशीज के लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात कर रहे थे, तो ये किसको कर रहा था शो, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को बोल सकते हैं ना उधर, क्योंकि रेजिस्टेंस किसकी वजह से आएगा जब आप सिंगल स्पीशीज की बात करोगे, इंट्रा स्पेसिफिक। लेकिन लोट का वोल्टेयर बात कर रहे हैं आपकी दो स्पीशीज की, तो उन्होंने क्या इक्वेशन थी, तो वैसे ही अब इसके लिए अगर बफेलो के लिए बनाओ, बताओ इक्वेशन मेरे को, क्या लिखूं मैं, डी एन बाई डी टी, क्या लिखूं, आर, हाँ, हाँ, के, हाँ, हाँ, अब लिखवाओ, अल्फा, हाँ, बी डब्ल्यू, इम्पैक्ट ऑन बफेलो किसकी वजह से, बाई वाइल्ड बीस्ट, और साथ में किसकी एन करूं मल्टीप्लाई, हाँ डब्ल्यू की, ठीक है, और डिवाइडेड बाई के, तो किसका आएगा, बी का कैरिंग कैपेसिटी जो है, ठीक है। तो इसके लिए इसकी क्या इक्वेशन बनी, ग्रोथ रेट की, ये बनी आपकी फॉर वाइल्ड बीस्ट के लिए, और ये बनी फॉर बफेलो के लिए, ठीक है। तो इसको नोट बना के लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अल्फा वन टू का मतलब होता है अफेक्ट ऑन स्पीशीज वन बाय स्पीशीज टू, ठीक है। अल्फा टू वन का मतलब होता है अफेक्ट ऑन स्पीशीज टू, स्पीशीज टू है ये, ठीक है। अफेक्ट ऑन, अगले पेज पे लिख देती हूँ, ठीक है। अल्फा टू वन का मतलब है अफेक्ट ऑन स्पीशीज टू बाय स्पीशीज वन। अब तीसरी बात याद रखनी है आपने कि अल्फा वन टू को डायरेक्ट ही न्यूमेरिकल में कई बार अल्फा लिख देते हैं और अल्फा टू वन को लिख देते हैं बीटा, तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि अल्फा लिखा है सिंगल, तो उसका मतलब है ये बात हो रही है अल्फा वन टू। अब वन टू उधर दी होगी स्पीशीज, स्पीशीज वन का मान लो नाम दिया आपको वही, चलो दो और स्पीशीज ले लो, डियर और लाइन की ले लो, ठीक है। मान लो स्पीशीज वन उन्होंने किया स्पेसिफाई किसको, डियर को, स्पीशीज वन को, और टू को किया लाइन, ठीक है। तो आपको अल्फा दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या बात कर रहा है, अल्फा दिया है सिंगल, इट मीन्स अल्फा वन टू है, उसका मतलब मीन्स इम्पैक्ट ऑन डियर पॉपुलेशन बाय लाइन। और बीटा दिया आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी बात कर रहा है वो, अल्फा टू वन की, इम्पैक्ट ऑन लाइन बाय डियर, ठीक है। तो ये भी आप नोट बना के इस चीज को लिखो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अल्फा वन टू को डायरेक्ट लिखा होता है अल्फा, और अल्फा टू वन को स्पेसिफाई लिखा होता है बीटा। तो अब तीन चार पॉइंट्स है उनको लिखो, ठीक है। इन लॉजिस्टिक मॉडल इफेक्ट ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक, इफेक्ट ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इज इंक्लूडेड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ के माइनस एन अपॉन के, ठीक है। लॉजिस्टिक मॉडल में ऐसा था, बट इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन
but interspecific competition also affect the population growth. The population growth, which is represented by alpha, which is represented by अल्फा। और अल्फा को क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव कॉफिशिएंट। कॉम्पिटिटिव कॉफिशिएंट। ठीक है, और किसको रिप्रेजेंट करता है ये? इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन को। अगर अल्फा की वैल्यू, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, तो उस बात का क्या मतलब है? इंटर और इंट्रा क्या है? बराबर। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तुम पूरे लिखो। इंटर स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक बराबर है। अल्फा इज लेस देन वन, अल्फा इज मोर देन वन। थोड़ी लगाओ कॉमन सेंस। अगर अल्फा ग्रेटर देन वन हुआ तो क्या होगा? हाँ, इंटर, क्योंकि अल्फा रिप्रेजेंट ही किसको कर रहा है? इंटर को। तो इसमें कौन सा होगा ज्यादा? इंटर इज ग्रेटर देन इंट्रा, और अल्फा लेस देन वन है, तो इंट्रा इज ग्रेटर देन इंटर। इंटर कम है। अब स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होगा? जिसमें अल्फा ज्यादा है। जिसमें इंटर कम है। हाँ, इंटर। तो देखो, इंटरकनेक्टेड है चीजें आपस में, तो कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। जहां पे इंटर ज्यादा होगा कंपटीशन, वो अनस्टेबल इकोसिस्टम है एज कंपेयर टू जहां पे इंटर कम है। देखो एक बार फिर से। नहीं, आपने फैमिली मेंबर्स को उसका जो एग्जांपल दिया ना, तो फैमिली मेंबर्स इंट्रा होगा ना। हाँ, इंट्रा हो। इंक्रीज होगा ना स्टेबिलिटी। जो मैंने बात की कि ऐसा एक इकोसिस्टम है जहां पे इंट्रा ज्यादा है, स्पेसिफिक कंपटीशन, आपको सिर्फ अपने ही तरह के लोगों से लड़ना है, तो आप ज्यादा वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी कि आपको अलग तरह, अपने से बिल्कुल अलग तरह के लोगों से लड़ना है। अभी ये चलो, अभी मैं ये बोल रही हूँ, आई एम चेंजिंग माई स्टेटमेंट। स्टेबल इकोसिस्टम वो होगा इंट्रा जहां पे ज्यादा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसमें हम रिदम को ना तोड़ के आगे चलते हैं, ठीक है। अल्फा इज लेस देन वन, तो वहां पे क्या होगा? इंट्रा ज्यादा है, तो आपको कैसे भी आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। कई बार आप देखो, आगे मैं एक क्वेश्चन बताऊंगी आपको, जहां पे ऐसा दिया है, आपको अल्फा का ही दिया है, तो वहां पे आप अगर अल्फा कम है तो आपको पता होना चाहिए कम है, इट मीन स्टेबल इकोसिस्टम। अल्फा ज्यादा है तो आपका अनस्टेबल इकोसिस्टम। और एक और नोट बना के लिख लो आप। नॉर्मली इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इज ग्रेटर देन इंटर स्पेसिफिक। क्यों होता है सब? बिकॉज एट इंट्रा स्पेसिफिक लेवल, एट इंट्रा स्पेसिफिक लेवल organisms occupy सेम इकोलॉजिकल निच, ठीक है। मोस्ट ऑफ द, आप जर्नली क्या देखा जाता है कि आपका इंट्रा ज्यादा रहता है, ठीक है, एज कंपेयर टू इंटर, क्योंकि इंट्रा में सेम स्पीशीज क्या है, तो क्या होगा? निच आपका क्या रहता है? उनका सेम रहता है, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे? आगे शो करेंगे आपके अपने उसको क्या कर लेंगे? निच विड्थ को क्या कर लेंगे? ऑप्टिमल रेंज को बढ़ा लेंगे टू अवॉइड दिस कंपटीशन। डन। कर लो इसको नो।
डन। अब है हमारा जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ आइसोक्लाइन। लोड कम है आगे। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ आइसोक्लाइन। ठीक है। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम मस्ट बी जीरो, मीन्स कांस्टेंट। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम मस्ट बी जीरो। साक्षी, यहां सुनो ध्यान से, लास्ट में दोनों। ठीक है, तो आप वही केस, हम एग्जाम्पल वही लेके चलेंगे, वाइल्ड बीस्ट और बफेलो का। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, वाइल्ड बीस्ट के, डी एन डब्ल्यू बाई डी टी, इसका मतलब हुआ जीरो की हम जब बात करें तो इट मीन्स ग्रोथ रेट इज जीरो इन वाइल्ड बीस्ट। तो अब जो ग्रोथ रेट अगर जीरो है तो ये वाली इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, इसकी जो राइट हैंड साइड थी, आर डब्ल्यू एन डब्ल्यू, क्या थी, लिखवाओ मुझे, के डब्ल्यू एन डब्ल्यू माइनस क्या था, अल्फा। वाइल्ड बीस्ट के केस में क्या लिखूं सबस्क्रिप्ट में, डब्ल्यू बी और एन बी डिवाइडेड बाई के डब्ल्यू। तो ये वाली पूरी एंटाइटी भी क्या होनी चाहिए, जीरो। ठीक है, जब हम जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो करो इसको इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि ये मॉडल है बेसिकली क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन ही हमने डिराइव करनी है, लास्ट में ग्राफ बनाना है हमने, और ग्राफ से हमने बताना है कि कौन सी किसको एक्सक्लूड करेगी, किसको, कौन सी ज्यादा सुपीरियर है। ठीक है, तो ये वाली एंटाइटी आपकी क्या होनी चाहिए, मस्ट बी जीरो। डन। करो इसको जीरो के। डन। हमने अब डेरिवेशन करनी है, डिराइव इक्वेशन वन, इसको जीरो, ये चल जाएगा उस साइड, तो के डब्ल्यू माइनस एन डब्ल्यू अल्फा डब्ल्यू बी एन बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप करो मल्टीप्लाई बाय के डब्ल्यू से करो ऑन बोथ साइड्स। इसको ना अभी इसके बाद आएगा, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो एज इट इज ही। तभी इसी के डब्ल्यू को खत्म करने के लिए हमने, क्योंकि पूरी का है ना होल, के डब्ल्यू और जीरो मल्टीप्लाई के डब्ल्यू, तो ये कट गया आपस में। तो क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास, के डब्ल्यू माइनस एन डब्ल्यू अल्फा डब्ल्यू बी एन सबस्क्रिप्ट एन बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप दोनों साइड पे क्या करो, ऐड करो, ऐड एन डब्ल्यू ऑन बोथ साइड्स। करो इसमें ऐड के डब्ल्यू माइनस एन डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बी एन बी प्लस एन डब्ल्यू, क्योंकि दोनों साइड पे प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, सेम चीज रहती है, मैथ्स सिंपल मैथ्स। ये एन डब्ल्यू से एन डब्ल्यू कट गया, अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई। क्या इक्वेशन आई, के डब्ल्यू माइनस अल्फा सबस्क्रिप्ट डब्ल्यू बी एन सबस्क्रिप्ट एन बी इज इक्वल टू एन डब्ल्यू। ये बनी हमारी इक्वेशन। इसको कंपेयर करो अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब बताओ मेरे को y क्या है आपका, एन डब्ल्यू, और x क्या आ गया, एन बी। m क्या है स्लोप आपकी, माइनस अल्फा डब्ल्यू बी, और आपके पास इंटरसेप्ट क्या आ गया, के डब्ल्यू।
वो आपने अच्छा, अल्फा के डब्ल्यू क्रॉस के लिए वो क्लोज के डब्ल्यू है। ये यस, के क्रॉस के डब्ल्यू डब्ल्यू है, के डब्ल्यू ऊपर किया ना, मल्टीप्लाई के सबस्क्रिप्ट डब्ल्यू ऑन बोथ साइड, दोनों बढ़िया। ये मल्टीप्लाई। यार उसको लिखना मत कम आता है। बेटा सिंपल मैथ्स है, देखो जीरो से कर दी ना आपने ये वाली इक्वेशन पूरी। नहीं, मल्टीप्लाई लिखा नहीं ऊपर। हम नहीं डेरिवेशन डिराइव करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, बोथ साइड पे हमने के डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना दोनों साइड से। अब मान लो आपको क्या दिया इधर, सिक्स, मान लो लेफ्ट हैंड साइड आपके ये सिक्स, सिक्स इज इक्वल टू सिक्स। अब यहाँ पे बोथ साइड पे तीन से कर दो तो फर्क पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट, सिक्स थ्री तो एटीन इज इक्वल टू एटीन रहेगी, तो वही ना एल एच इज इक्वल टू आर एच एस। तो दोनों चीजें अगर सेम बिल्कुल क्वांटिटी में प्लस सिंपल मैथ्स, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या है, बनाओ इसका ग्राफ बनाओ, अब मेरे को बना के दिखाओ। चलो यहां से फिर से करते हैं। इक्वेशन यहां तक आई समझ, एन डब्ल्यू जो किया प्लस, फिर से कर लो, एन डब्ल्यू जो किया प्लस, ठीक है मैंने लिखा यहाँ पे, ये देखो, इस वाली को हम फिर से करें, एड एन डब्ल्यू ऑन बोथ साइड्स, करो प्लस, तो कर दिया ये वाला एन सब्सक्रिप्ट, ये तो कट गए, तो क्या इक्वेशन आई फाइनल, ये आई हमारे पास इक्वेशन फाइनल। अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y क्या आया बताओ मेरे को, करो कंपेयर, एन डब्ल्यू, एम क्या है, स्लोप होती है जो आपकी, सब्सक्रिप्ट डब्ल्यू बी, और हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, बी, और सी इंटरसेप्ट जो है आपका, बनाओ इसका ग्राफ बनाओ। एक्स एक्सिस पे लिखो, किसको लिखा हमने एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे वाइल्ड बीस्ट, तो कैसा ग्राफ आएगा, स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप आ गई आपकी माइनस। सो कैसा हो रहा है आपस में, कंपटीशन शो कर रहे हैं, एक अगर ज्यादा हो रहा है नंबर में तो दूसरा उसको कम होगा, अगर एन आपका यहाँ पे क्या है ज्यादा है, तो उस टाइम पे बफेलो की पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी, ठीक है, अगर फिर आगे एन बी बढ़ेगा तो ये कम होगा, ठीक है। अब यही अब यही सेम बनाओ, जीरो पॉपुलेशन आइसोक्लाइन फॉर, हमने ये किसके लिए बनाया, वाइल्ड बीस्ट के लिए बनाया, बफेलो के लिए बना के बताओ मेरे को। ऑनलाइन वाले बच्चे आए ये वाली चीज समझ, प्रियांशा, श्वेता, यस मैम। ठीक है, घर पे जाके फिर से करना है इसको एक बार, फिर से हो जाएगी क्लियर चीजें ज्यादा। अभी हमने वाइल्ड बीस्ट के लिए बनाया था, मेरे को बना के बताओ आप फॉर बफेलो के लिए, बफेलो के लिए पहले तो इक्वेशन लिखवाओ मेरे को यहाँ पे, क्या इक्वेशन रहेगी, डी एन बफेलो के लिए लिखवाओ। हाँ, हाँ, एन डब्ल्यू ड्यू टू वाइल्ड बीस्ट डिवाइडेड बाई के बी बफेलो के लिए करें, तो बस अब इसको करो जीरो के इक्वल, करो इसको खुद करो सॉल्व, और मेरे को ऐसे लास्ट तक ग्राफ बना के बताओ, ये बोल रही हूँ मैं आपको करने को, जीरो पॉपुलेशन इज इक्वल टू जीरो, इसको करो सॉल्व, करो करो कॉपी पे करो तभी आएगा, ये तो दिमाग लगाना है ना, करो। मेन इक्वेशन लिखवाना मुझे लास्ट में, आपने क्या आई जिसको आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखवाओ, ठीक है, ये आनी चाहिए सबकी फाइनल इक्वेशन, और इसको करो कंपेयर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, और ग्राफ बना दो, बस उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे b कहाँ चल जाएगा, y एक्सिस पे, ये वाली इक्वेशन आ गई सबकी, ऑनलाइन वाले बच्चे डिराइव की ये वाली, यस मैम। ठीक है, ये मैं नहीं करवाऊंगी, जिनकी नहीं हुई वो घर पे जाके फिर से करना, और ग्राफ बनाओ फिर इसका।
ऑनलाइन वाले बच्चे चले आगे। ठीक है, तो अब हमारा लोड कम है, लास्ट के रहते हैं, 4 केसेस होते हैं हमारे लोड का वोल्टेरा मॉडल के। ठीक है, 4 केसेस। उसमें सबसे पहले आप रूल्स लिखो, क्योंकि जैसे आप रूल समझ जाओगे फिर एकदम से आप डिराइव कर लोगे लोड का वोल्टेरा के। ठीक है, रूल्स लिखो। पहला होता है रूल आपका कि अगर आपको केस में अल्फा 1 2 और अल्फा 2 1 दोनों चीजें दी हैं, तो आप प्रेफरेंस दोगे अल्फा 1 2 को। और प्रेफरेंस किस बेसिस पे दोगे? अब अल्फा 1 2 में पहली स्पीशीज कौन सी है? 1 है। तो उस स्पीशीज को आप किस एक्सिस पे लोगे? एक्स एक्सिस पे लोगे। ठीक है, तो आप लिखो, फर्स्ट रूल इज अल्फा 1 2 इज गिवन, देन तो आप उसको कंसिडर करोगे, है ना? देन यू विल कंसिडर दैट। ठीक है, उसको कंसिडर करके आप क्या करोगे? फर्स्टली रिटर्न स्पीशीज। फर्स्टली मीन जैसे 1 है, 1 का अब चलो नाम भी दे दिया, लायन और डियर का केस जो भी दिया है उधर। ठीक है, फर्स्टली रिटर्न स्पीशीज मस्ट बी ऑन एक्स एक्सिस, मस्ट बी ऑन एक्स एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल इन दिस अल्फा 1 2 है, तो फर्स्ट स्पीशीज 1 है ना? पहले कौन सी लिखी गई है? फर्स्ट। तो फर्स्ट स्पीशीज इज ऑन एक्स एक्सिस पे होगी, जो भी हम आगे ग्राफ बनाएंगे, और सेकंड स्पीशीज आपकी इज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट रूल आपका ये है लोड का वोल्टेरा मॉडल का। सेकंड है आपका एन ऑलवेज अप्रोचेस टू के, अप्रोचेस टू के। ठीक है, इसको लिख लो पहले, मींस ऑन एक्स एक्सिस N1 इज टेकन। क्योंकि अब हम एग्जाम्पल यही लेके चल रहे हैं, अल्फा 1 2 का ही लेके चल रही हूँ मैं, उसके हिसाब पे आपको मैं 5 6 मोर रूल्स लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो अब इस केस में हम N1 हमने कहाँ पे लिया है? एक्स एक्सिस पे। तो देन दैट वैल्यू ऑफ then that value is taken on x-axis where k1 is individually present। मैं समझाती हूँ इसका मतलब। in an equation, इन एन इक्वेशन। अब इसका क्या मतलब है? इसके लिए पहले मैं जैसे आपको एक केस दिया है, मान लो। ठीक है, ऐसा होता है, फर्स्ट केस आपको दिया है, ये इक्वेशन दी है, k1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1 2 ग्रेटर देन k2, एंड इंटरेक्शन का केस दिया है, k1 इज ग्रेटर देन k2 एंड k सॉरी अल्फा 2 1। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला कि n ऑलवेज अप्रोचेस टू k इज योर कैरिंग कैपेसिटी, जहां पे n क्या होता है? n/2 हो जाता है, मतलब मैक्सिमम अकोमोडेशन जितनी है किसी इकोसिस्टम में, उसको हम उसकी कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो अब इस केस में हम एक्स एक्सिस पे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पे फर्स्ट N1 की, फर्स्ट स्पीशीज की बात कर रहे हैं, उसकी कैरिंग कैपेसिटी की, उसके ही N1 की बात कर रहे हैं। तो अब एक्स एक्सिस पे हम कौन सी k1 लेंगे? जहां पे वो इंडिविजुअली प्रेजेंट है, इट मींस ये वाली एंटाइटी, जहां पे यहाँ पे अकेली बिल्कुल। ठीक है, k1 यहाँ पे k1 किसके साथ है? k1 डिवाइडेड बाई, तो इंडिविजुअली प्रेजेंट है, तो ये वाली इक्वेशन आपकी अब किस पे आएगी? ये वाली चीज नहीं आई समझ? ये ना ग्राफ बना के आएगी, पहले लिख लो इसको ऐसे जैसे लिखा है। नोट कर लो इस रूल को ना, फिर हम केस बाय केस जो चलेंगे ना, तो फिर आप तुम्हें ज्यादा समझ आएगा वहां पे। इसको एज इट इज नोट करो कि एन ऑलवेज अप्रोचेस टू के। तो एक्स एक्सिस पे हमने किसकी बात कर रहे हैं? हम N1 की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट स्पीशीज की। तो अब N1 के लिए के क्या होगा? 1, उसका k1। तो कौन सा एक्स एक्सिस पे हमने k1 लेना है? जहां पे वो इंडिविजुअली प्रेजेंट है। अब मैं इंडिविजुअली की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि कई बार आपको यही इक्वेशन सेम पता है कैसे दी गई होगी क्वेश्चन में, k1 ग्रेटर देन k2 अल्फा 1 2, बात वही है, ये इधर चल जाए तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एंड यही इक्वेशन। लेकिन कोई भी इक्वेशन आपको पहले मल्टीप्लाई में दी होगी, उसको आपने पहले डिवाइड में लेके आना है। जैसे ये वाली इक्वेशन है, दिस इज द राइट इक्वेशन। पहले जैसे इसको आप कैसे लिख सकते हो? एंड k1, ये अल्फा 2 1 इधर चल जाए, अल्फा 2 1 ग्रेटर देन k2, सेम चीज है दोनों।
तो कई बार मान लो क्वेश्चन में ऐसे दिया है, तो पहले इसको लेके जाओ डिवाइड में, अल्फा 1 2 को इधर लेके आओ और अल्फा 2 1 को। ये इन्होंने जो मॉडल दिया था ये इन्होंने ऐसे ही दिया है, ऐसे ही इन्होंने रूल्स दिए हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो ना पहले, फिर हम जब केस बाय केस चलेंगे चारों केसेस को तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये। ग्राफ में हमने चारों वैल्यूज लिख ली, ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू इसमें है इंडिविजुअली प्रेजेंट, मीन्स इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो ये वाली दोनों वैल्यूज कहाँ पे आएंगी, एक्स एक्सिस पे, और ये वाली दोनों वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब ये पॉइंट बना लिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। अब तीसरा रूल क्या बोलता है, जॉइन K1 वैल्यू विद K1, ठीक है, एंड K2 वैल्यूज विद K2। लिखते जाओ इसको, फिर मैं आगे बताती हूँ जब हम ग्राफ करेंगे। ठीक है, और चौथा है फिर कंसिडर अ पॉइंट बिटवीन बोथ आइसोक्लाइंस। अब लाइन बना दी तुमने, दोनों आपस में मिला दी, अब एक पॉइंट कंसिडर करो दोनों आइसोक्लाइन के बीच में। अब जो होता है आपके पास पॉइंट रहता है पॉइंट अबव आइसोक्लाइन, अबव आइसोक्लाइन, तो आपकी वो चीज वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है, लिखो इसको पहले फिर समझते हैं। पॉइंट बिलो आइसोक्लाइन, बिलो होगा तो वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब आपके पास ये होती है आपकी दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपकी आती है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इंक्रीज कौन सी साइड को करती है, अब मैं यहां पे बनाऊं, राइट साइड को, और डिक्रीज कौन सी साइड को करती है, लेफ्ट साइड को। वाई एक्सिस इंक्रीज कौन सी साइड को करती है, अपर। और डिक्रीज कौन सी, मतलब इधर माइनस की आती है ना वैल्यू, इधर प्लस की, और ये एक्स एक्सिस का माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो ये भी लिख लो आप कि वाई सिंबल बना लो कि एक्स एक्सिस इंक्रीज, एक्स एक्सिस का जो इंक्रीज होता है वो ऐसे रहता है, ठीक है, इन दिस साइड, और एक्स एक्सिस का ही डिक्रीज ऐसे को बनता है। ठीक है, वाई एक्सिस का इंक्रीज ऊपर को बनता है, और वाई एक्सिस का डिक्रीज, वाई एक्सिस का ही डिक्रीज कैसे को बनता है, नीचे को। ठीक है, अब हम केस करते हैं, फिर ये सारे तुम्हारे सेम समझ आ जाएंगे। ठीक है, ये पहले नोट कर लो, ये जो आपके रूल्स हैं फॉर लोड का वोल्टेरा मॉडल। इन रूल्स को अच्छे से करना बिल्कुल नोट। ठीक है, एक बार ये वाली स्लाइड भी कर देती हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चे ये रूल्स अच्छे से करना नोट सारे। डन, करें अब सॉल्व केस। ठीक है, तो अब केस वन है आपके पास। ठीक है, टोटल 4 सिचुएशंस होती हैं आपके पास। केस वन इज योर K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1 2 ग्रेटर देन K2 एंड, ओके, एंड K1 ग्रेटर देन K2 अपॉन अल्फा 2 1। ये है आपके पास फर्स्ट केस। तो अब पहला रूल क्या बोलता था आपको, पहला रूल लगाओ कि अब यहाँ पे अल्फा 1 2 आपको दिख रहा है, तो आप इसको प्रेफरेंस दोगे एज कंपेयर टू अल्फा 2 1। तो अब ग्राफ बनाना हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे अब हमने किसकी बात करनी है, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, है ना, फर्स्ट स्पीशीज की बात करनी है, तो उसका ही पॉपुलेशन साइज हमने एक्स एक्सिस पे लेना है N1, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे किसका आएगा, N2। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या बोलता था जिसमें आप सबको कंफ्यूजन हुई थी, कि N ऑलवेज अप्रोचेस टू K। अब हम जो बात कर रहे हैं किसकी, एक्स एक्सिस पे हमने N1 की लेनी है, तो अब N1 पे हम N1 का K1, N1 का K कौन सा लेंगे हम, K1, और N2 का है K2, है ना, कैरिंग कैपेसिटी फॉर N1। यही, क्योंकि आगे जाके क्या बनेगी कैरिंग कैपेसिटी, ये वही है कि ये एक इकोसिस्टम है जिसका N नंबर है 50, जबकि उस इकोसिस्टम की N नंबर ऑफ इंडिविजुअल को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी है 500। ठीक है,
तो अब हमने कौन से वाला केवल लेना, अब कंफ्यूजन हो रही है तुम्हें, क्या कंफ्यूजन हो रही है कि इस वाली वैल्यू को लें एक्स एक्सिस पे कि इस वाली को लें। तो दूसरा रूल आपको बोल रहा है कि आपने वो वाली वैल्यू लेनी है जहां पे के वन क्या है, इंडिविजुअली प्रेजेंट है। और वो मैंने चीज तुम्हें पहले बता दी कि अगर मान लो यही इक्वेशन आपको मल्टीप्लाई में दे दी, क्योंकि इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, के वन ग्रेटर देन, ये इधर को जाके क्या हो जाएगा, है ना। तो ये भी सेम चीज है, लेकिन अगर ऐसे दी इक्वेशन तो पहले उसको डिवाइड में लेके आना है। डन। तो अब मेरे को बताओ, अब मैं कौन सी लूंगी, ये वाली वैल्यूज लूंगी किस पे, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, के वन आपका इंडिविजुअल। तो के वन को लू मैं यहाँ जैसे, क्योंकि के वन की वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने स्पेसिफाई कर दी, ग्रेटर देन है। तो के वन यहाँ पे आएगा, और ये जो है के टू बाई अल्फा टू वन, ये कहीं यहाँ जैसे ले लो, क्योंकि इससे तो कम है, ऊपर साइन लगा है। के टू बाई अल्फा टू वन, वैसे बाई एक्सिस पे मेरे को बताओ मैं किसको लूं, के टू जहां पे इंडिविजुअली प्रेजेंट है। तो ये वाला के टू क्या है, लेस देन है, तो इट मीन्स के टू मैं थोड़ा नीचे लूं, और ये वाला इससे बड़ी एंटाइटी के वन बाई अल्फा वन टू। अब तीसरा क्या बोलता था, बोलो पॉइंट, बोलो तीसरा। हाँ, के वन को के वन से करो ज्वाइन, के वन को के वन से करना है ज्वाइन, करो। और के टू को के टू से, आ रहे हैं रूल समझ, के टू को के टू से ही करना है, के टू वाली जो वैल्यू है, करो ज्वाइन। तीसरा रूल डन। अक्षिता आ रहा है ये चीज समझ। सेकंड रूल, सेकंड रूल बेटा क्या बोल रहा है कि एन ऑलवेज अप्रोचेस टू के। तो एन की के कौन सी होगी, के वन, और एन टू की कौन सी होगी, के टू। तो अब हमने, अब तेरे पास कंफ्यूजन आ रही है कि एक्स एक्सिस पे तू कौन सी ले, ये वाली ले या ये वाली। तो वो वाला के वन लेना है जहां पे वो के वन इंडिविजुअली प्रेजेंट है, अकेला है, समझ रही है, होल एज अ होल, यहाँ पे क्या है, इसके साथ है। ठीक है, इस लेक्चर को फिर से जाके सुनना, फिर और ज्यादा क्लियर होंगे। तो ये ले लिया बस फिर, और यहाँ पे स्पेसिफाई था के वन क्या है, ग्रेटर देन, ये केस आपको ऑलरेडी गिवन होगा, चार केसेस होते हैं ऐसे, टोटल हम करेंगे अभी चार। तो के वन यहाँ पे आ गया, और के टू बाई अल्फा टू वन यहाँ पे, और के टू यहाँ पे आ गया, और के वन बाई अल्फा वन टू। अब थर्ड रूल बोलता था कि के वन वाली एंटाइटी को के वन से जोड़ो, ज्वाइन कर दो, और आइसोक्लाइन को। अब चौथा रूल क्या बोलता है, पॉइंट बिल्कुल बीच में लेना है। ठीक है, एक पॉइंट कर लो, हाइपोथेटिकल पॉइंट कंसिडर कर लो, चौथा रूल जो आपका बोल रहा है। अब मेरे को बताओ, अब जो पांचवा रूल बोलता था, ये वाला आइसोक्लाइन कौन से का है, ये वाला जो रेड वाला, मतलब ये है एन वन के लिए, स्पीशीज वन के लिए बात कर रहे हो आप, ये है फॉर स्पीशीज वन का। और ये वाला जो है, ये है कर रहे हो आप बात स्पीशीज टू के लिए। अब स्पीशीज वन के लिए ये पॉइंट इस आइसोक्लाइन के क्या है, नीचे है बेटा। स्पीशीज वन की आइसोक्लाइन ये है, ये पॉइंट इस स्पीशीज क्या है, पॉइंट नीचे है ना। तो इट मींस क्या करती है उस केस में, अगर पॉइंट बिलो आइसोक्लाइन हो, इंक्रीज। तो अब इंक्रीज में कौन सी साइड को बनाओ इसका, एक्स एक्सिस है ना, एन वन की बात हम किस पे कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। एन वन स्पीशीज वन की बात किस पे कर रहे हो तुम, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का इंक्रीज कौन सी साइड को होता है, राइट साइड को। अब इसका बताओ मेरे को, स्पीशीज टू के लिए ये पॉइंट, इस आइसोक्लाइन के लिए पॉइंट क्या है। अब तो ये क्या करेगा, डिक्रीज। तो डिक्रीज मेरे को बताओ वाई एक्सिस, क्योंकि एन टू की बात तुम कहाँ पे कर रहे हो, नीचे कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इसका। तो अब इस इन दोनों का ये बन गया आपकी, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट कौन सी साइड को पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स द रिजल्टेंट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स स्पीशीज वन। तो इट मीन जिसकी साइड वो पॉइंट करता है तो वो वाली स्पीशीज ज्यादा सुपीरियर होती है। तो ये अब इस लोड का वोल्टेरा मॉडल ने केस वन में बोला कि स्पीशीज वन इज सुपीरियर। तो इट मींस इस, अगर इन दोनों की इंटरेक्शन, ये कंपटीशन होगा, तो स्पीशीज वन विल विन। अब मान लो क्वेश्चन कैसे आता है आपको, क्वेश्चन में पेपर में ये दे दिया होगा केस ऐसे, और बस पूछे आगे चार स्टेटमेंट कि स्पीशीज वन विल विन, स्पीशीज टू विल विन, ऑप्शन थ्री इज बोथ विल नॉट विन। तो अब देखो, अगर रूल्स याद होंगे तो 2 मिनट का काम है, साइड में तुम ये ग्राफ बनाओगे और देख लोगे किसकी साइड को पॉइंट गया। ठीक है, बट अगर रूल्स नहीं होंगे याद, एक बार फिर से कर लेते हैं रूल्स को। फर्स्ट रूल ये था केस वन आपका,
ठीक है, केस वन है आपका, आपने देखा अल्फा 1 2, तो उसको आपने कंसिडर कर लेना है। तो 1 की बात करोगे तुम एक्स एक्सिस पे, 2 की बात करोगे तुम वाई एक्सिस पे। सेकेंड रूल आपका बोल रहा है कि एन ऑलवेज अप्रोचेस टू के। तो n1 की के क्या है, k1, n2 की के क्या है, k2। तो कौन से वाला k1 लोगे जहां पे वो इंडिविजुअली प्रेजेंट है। और मैंने ये बता दिया कि मल्टीप्लाई वाली इक्वेशन को नहीं कर देना, क्योंकि यही बच्चे गड़बड़ करते हैं। मल्टीप्लाई में दी है पहले, तो उसको डिवाइड में लेके आओ ऐसे को। ठीक है, ऐसे उसको एक्सपेंड कर दो, पहले सिंप्लीफाई कर दो, फिर वो वाली एंटाइटीज आपने लेनी एक्स एक्सिस पे, और इस पे लेनी वाई एक्सिस पे। फिर k1 को k1 से ज्वाइन करो, k2 को k2 से ज्वाइन करो, और फिर एक पॉइंट कंसिडर करो बीच में। फिर अब आइसोक्लाइन हुआ अगर वो पॉइंट, जैसे स्पीशीज 2 के लिए ये वाला पॉइंट इसके ऊपर है, आइसोक्लाइन इस लाइन को बोल रहे हैं, इस लाइन को बोलते हैं। ठीक है, जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है उसको आइसोक्लाइन बोल रहे हैं। तो अब आइसोक्लाइन है तो क्या करेगा, डिक्रीज, और बिलो आइसोक्लाइन है इंक्रीज। ठीक है, तो वैसे अब चलो केस सेकंड खुद करो सॉल्व, मैं देती हूँ केस 2 की वैल्यूज। ठीक है, तब आएगा ज्यादा समझ, मैं ही समझाऊंगी ना, फिर नहीं आएगा। मैं थर्ड केस करवाती हूँ, केस 2 लिखो। केस 2 है आपके पास k2। मामी हमारी पीछे वाली स्लाइड कर दीजिएगा। ओके, लिख लो आराम से। तो यहाँ पे एक पॉइंट भी लिख लो, है ना, रिजल्टेंट इज पॉइंटिंग, तभी तुम्हें याद रहेगा, रिजल्टेंट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स k1। ठीक है, सो स्पीशीज 1 विल विन, स्पीशीज 1 विल विन मीन सुपीरियर वाली है स्पीशीज 1, और स्पीशीज 2 है इंफीरियर वाली। ठीक है, इसका रिजल्टेंट किसकी तरफ को जा रहा है आपका, k1 की तरफ को, n1 की तरफ को। ठीक है, ये है इसका कंक्लूजन, कंक्लूजन लिख लो इसको। ठीक है, ये है इस ग्राफ का कंक्लूजन की, रिजल्टेंट उसको कर रहा है पॉइंट, तो ये आपने कंक्लूड किया। आप क्वेश्चन में देख लेना, स्पीशीज 1 नाम से दे दिए, कई बार 1 2 लिख दिया होता है, पर दे दी होती है मोस्टली। मान लो स्पीशीज 1 आपके पास वाइल्ड बीस्ट दी है, स्पीशीज 2 बफेलो, तो वाइल्ड बीस्ट विल विन इन दिस केस, अगर आपको ये वाला केस दिया है। डन, यस ऑनलाइन मैम। लिखो। कहाँ, k1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1 2 एंड k2 डिवाइडेड बाई अल्फा 2 1 और k। या फिर इसी केस को सेम क्या लिख सकते हो तुम, k2 मान लो ऐसे दिए तुम्हें, सॉरी, k2 अल्फा 1 2 ग्रेटर देन एंड k2 ग्रेटर देन अल्फा 2 1 k। तो इसको पहले मैंने बोल दिया डिवाइड में करना है, तो आपने इस इक्वेशन को लेके बनाओ, इसका बनाओ, और मेरे को बताओ क्या रिजल्ट आएगा। क्या, यही है मतलब हाँ, और नहीं k1, k1 और k2 की बात हो रही है ना, k1। ठीक है, k2 ग्रेटर देन k1 अपॉन अल्फा 1 2, करो इसको सॉल्व, तब आएगा समझ। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी करो इसको, 5 मिनट ले लो। ठीक है, आइंस्टाइन। ओके। ये देखो, 1 मिनट, ये बोल रहे लास्ट वाला पॉइंट फिर से समझ लेते हैं। बेटा ये देखो ना, आपने ये मिला दिया है ना k2 के k1 के। अब ये वाला आइसोक्लाइन किसका है, k2 है, और k2 यहाँ पे है ना, k2 किसकी है, n2 की, मीन स्पीशीज 2 की बात हो रही है, और ये स्पीशीज 1 की। तो अब आइसोक्लाइन है ये स्पीशीज 2 का। तो अब इस आइसोक्लाइन के लिए ये वाला पॉइंट इस आइसोक्लाइन के क्या है, नीचे है ना। अब मान लो ये कोई लाइन है, ये मैंने पॉइंट लगाया, तो इस एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो लाइन 1 के लिए इस पॉइंट को ओ बोल दो, लाइन 1 के लिए ओ पॉइंट उसके नीचे है, और जबकि लाइन 2 के लिए ओ पॉइंट उसके ऊपर है, तो बस वही बात है। तो वैसे स्पीशीज 2 की आइसोक्लाइन के लिए ये पॉइंट क्या है, बिलो आइसोक्लाइन है, मीन्स नीचे है। तो नीचे है तो क्या करता है, इंक्रीज करती है एक्सिस। तो इंक्रीज, अब n2 स्पीशीज 2 की बात कौन से एक्सिस पे हो रही है, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस का इंक्रीज कौन सी साइड को होता है, ऊपर वाली साइड को। वैसे ही सेम केस स्पीशीज 1 के लिए ये वाला पॉइंट क्या है, अब आइसोक्लाइन।
तो अब आइसोक्लाइन है तो उस टाइम पे एक्सिस क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो डिक्रीज करती है तो N1 की बात कौन सी एक्सिस पे कर रहे हैं हम, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस का डिक्रीज कौन सी साइड को होता है, ये लेफ्ट साइड को, नेगेटिव में जाती है ना फिर एक्स एक्सिस की वैल्यू। तो मींस अब रिजल्टेंट जो है वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स K2। इट मींस इस वाले केस में क्या होगा, स्पीशीज 2 विल विन। डन। अब चलो केस 3। केस 3 करवाऊंगी मैं और 4 तुम करोगे खुद। केस 3 लिखो, K1/α12 एंड K2/α21 K1। ठीक है, बनाते हैं इसका ग्राफ, चलो। ठीक है, दिस इज केस 3 फॉर लोटका वोल्टेरा मॉडल। तो एक्स एक्सिस पे पहले तो बात आ गई N1 और इधर आ गई N2 की। स्पीशीज 1 की बात एक्स एक्सिस पे, स्पीशीज 2 की वाई एक्सिस पे। अब N ऑलवेज अप्रोचेस टू K। तो कौन से वाला लेंगे एक्स एक्सिस पे, ये वाले जहां पे वो इंडिविजुअली प्रेजेंट है। तो ये वाले लो, ये वाले दोनों चीजें। तो इसमें बड़ा कौन सा है, K2/α21। तो यहाँ पे आ जाएगा K2/α21। और K1 को लो यहाँ जैसे ले लो। अब यहाँ पे K2 इज लेस देन, तो K2 आएगा नीचे और ये चला जाएगा K1/α12। हाँ, अब देखो K1 को करो K1 से मैच, K2 को करो K2 से। तो ये क्रॉस सिद्ध बनाना है इन लाइंस को, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास बन रहे दो आइसोक्लाइन, तो यहाँ पे करने हैं आपने 2 पॉइंट कंसिडर। ये देखो जब दो में, तो बस अब बनाओ इनका दोनों पॉइंट का अलग अलग से। हाँ, यही तो है केस 3। बनवाओ इसका, मेरे से बनवाओ, 1 मिनट। अब ये वाला जो आ रहा है K1, ये देखो, ये जो ये वाली लाइन है ये किसकी है, पहले ना तुम स्पेसिफाई कर लिया करो ये वाली बात किसकी कर रहे हो तुम। पहले इस पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं। और ये वाली बात कर रहे हो तुम स्पीशीज 2 की। तो स्पीशीज 1 के लिए ये वाला पॉइंट क्या है, बिलो है, उससे नीचे। तो इट मींस क्या करेगा, एक्सिस इंक्रीज। और स्पीशीज 1 की बात कौन सी एक्सिस पे कर रहे हो, और एक्स इंक्रीज कौन सी साइड को करती है, राइट साइड को। अब स्पीशीज 2 के लिए ये वाला पॉइंट क्या है, अब आइसोक्लाइन। और अब आइसोक्लाइन में क्या करती है एक्सिस, डिक्रीज। और स्पीशीज 2 की बात कर रहे हो तुम वाई एक्सिस पे। तो डिक्रीज वाई एक्सिस कौन सी साइड को करती है, यहाँ पे। चलो इतना बना लिया, अब इसका बनाओ। यहाँ पे देखो ये वाली बात, ये देखो ये वाली लाइन आई, तो ये वाली लाइन किसकी है, स्पीशीज 2 की। फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, ऐसे बना लिए करो। ये आई स्पीशीज 1 की। तो करो अब स्पीशीज 2 के लिए ये वाला पॉइंट क्या है, इंक्रीज। तो इंक्रीज मीन्स वाई एक्सिस के लिए इंक्रीज। और स्पीशीज 1 के लिए ये वाला पॉइंट क्या है, अब आइसोक्लाइन, तो डिक्रीज। और स्पीशीज 1 की बात हो रही है कौन सी एक्सिस पे, तो डिक्रीज एक्स एक्सिस कौन सी साइड को कर रही है, ये। ठीक है, तो अब इसका यहाँ पे और इसका, मीन्स इसका क्या कंक्लूजन आया कि दोनों क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन टुवर्ड्स ईच अदर मीन्स को एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन आया, रिजल्टेंट्स आर अप्रोचिंग, रिजल्टेंट्स रिजल्टेंट्स आर अप्रोचिंग ईच अदर, अप्रोचिंग ईच अदर मीन्स केस ऑफ को एग्जिस्टेंस, केस ऑफ को एग्जिस्टेंस। और दीज टू आर वीक कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, वीक कॉम्पिटिटर्स होंगे, ये भी एक पॉइंट यहां से निकल के आता है, तभी को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एज दे आर को एग्जिस्टिंग, दीज टू आर वीक कॉम्पिटिटर्स एज दे आर को एग्जिस्टिंग। और जब को एग्जिस्टेंस होगी तो इट मीन्स ये दिस इज अ स्टेबल इकोसिस्टम। अब मान लो कई बार आपको आ गया, दो केस दे दिए, जो हमने केस 2 वाली क्वेश्चन और केस 3 वाली दी, और आपको पूछा गया है कि कौन सा विच वन इज मोर स्टेबल, तो कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो अब ये रूल्स आते होंगे तो निकाल लोगे कि कौन सा है स्टेबल, ये वाला अप्रोचिंग वाला। ठीक है, तो कैसे भी आपको केस दिया होगा।
ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, अब ये वाला आया समझ, प्रियांशा, मोनिका। बेटा कुछ यस मैम। कंफ्यूज आते होंगे तो सारा हो जाएगा इजीली। केस 4 अब तुम खुद करोगे सॉल्व। दिखा खत्म। हाँ जी, फिर ये लास्ट टॉपिक है हमारा। ये तुमने करना है आप केस 4। नहीं नहीं, अभी घर से तुम अपनी, फिर हम इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट में। डन। नोटेड। नोट कर लेना सारी चीजें ये, ठीक है, फिर नहीं भूलेंगी चीजें। ठीक है, केस 4 लिखो। केस 4। ठीक है, K2 ग्रेटर देन K1 बाई अल्फा 1 2 एंड K1 ग्रेटर देन K2 बाई अल्फा 2 1। निकालो इसका, बताओ मुझे कंक्लूजन निकाल के। ठीक है ना, K2 ग्रेटर देन K1 बाई अल्फा 1 2 एंड K1 ग्रेटर देन K2 अल्फा 2 1। बताना इसका मुझे, फिर करेंगे हम यहाँ पे डिस्कस। ठीक है, 5 मिनट ले लो। ठीक है, बताओ मेरे को यहाँ पे कौन, N1 एंड N2 लिखवाते जाओ मेरे को। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूं, कौन से वाला लूं, K1? ये वाला आएगा एक्स एक्सिस पे, और ये वाला वाई एक्सिस पे। सबसे पहले है ना, ये कर लिया करो स्पेसिफाई। K1 इज ग्रेटर बताया है, तो K1 और K2 बाई अल्फा 2 1, और यहाँ पे K2 ग्रेटर बताया है अल्फा 1 2। करो मैच, फिर से ये कट करेंगे आपस में। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस लगाना है इनको। आप दो कंसिडर करो पॉइंट्स। इसका बताओ, अब ये मेरे को बताओ, ये K2 वाली लाइन है तो इसको कर लिया करो। ये कौन सी है, स्पीशीज 2, और ये वाली स्पीशीज 1। स्पीशीज 2 के लिए ये वाला पॉइंट क्या है, बिलो आइसोक्लाइन। बिलो आइसोक्लाइन है तो क्या करेगा, इंक्रीज, वेरी गुड। और ये इसके लिए क्या है ये, अब आइसोक्लाइन तो क्या करेगी, एक्सिस डिक्रीज, और एक्स एक्सिस क्या होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे चलो, ये वाली कौन सी आई स्पीशीज, स्पीशीज 1, और ये वाली, ये किस, स्पीशीज 2। तो अब स्पीशीज 1 के लिए ये वाला पॉइंट क्या है, बिलो आइसोक्लाइन, तो इंक्रीज करेगा एक्स एक्सिस। और ये वाला पॉइंट स्पीशीज 2 के लिए क्या है, अब आइसोक्लाइन, तो डिक्रीज करेगी। और डिक्रीज वाई एक्सिस कौन सी साइड को करती है, यहाँ पे। तो रिजल्टेंट क्या आगे, अ, मतलब अपोज कर रहे हैं दोनों को। रिजल्टेंट क्या कर रहे हैं, अपोज। तो इट मीन्स बहुत तगड़े वाला कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, तो कंक्लूजन आ गया आपका, रिजल्टेंट्स आर, हाँ, अपोजिटली अप्रोचिंग। रिजल्टेंट क्या है, अपोजिटली अप्रोचिंग, एंड these species are strong competitors. These species are strong competitors. और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स होंगी वो क्या होगा, अनस्टेबल इकोसिस्टम। तो आप देखो क्वेश्चन कैसे भी आ जाओ, मान लो आपको केस 3 और केस 4 की क्वेश्चन दी और पूछे कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल इकोसिस्टम है। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। फिर एक क्वेश्चन था, 1 मिनट, बस लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, यहीं पे लिख देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे दिया था, क्या क्वेश्चन दिया था आपको, दी थी वैल्यू KW लेस देन अल्फा WB NB, और दूसरी सिचुएशन दी है KW अल्फा WN W। तो आपको पूछा है कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहाँ पे होगा ज्यादा। ये केस दिया है आपको, दो दी है, तो इन दोनों केस में, केस 1 में कि केस 2 में, दिस इज केस 1 केस 2, इंटर स्पेसिफिक कहाँ पे होगा ज्यादा। ये देखो ना, यहाँ पे अल्फा क्या है,
ज्यादा है, ठीक है, सिंपल ही हो जाएगा। तो अल्फा जहां पे ग्रेटर देन 1 होता था, वहां पे क्या होता था, मोर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो कहां पे होगा ज्यादा, मोर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, केस 1 में तो हमारा लोड का वोल्टेज हुआ बाइंड अप। तो अब एक बार फिर से सुनना, जिन जिन को कंफ्यूजन रही है या जिनको नहीं भी रही है, एक बार देख लेना फिर से जाके इस रिकॉर्डिंग को, ठीक है, और ज्यादा चीजें आपको क्लियर होंगी। डन। सो इकोलॉजी हमारी इसी के साथ खत्म होती है। अब हम करेंगे इवोल्यूशन स्टार्ट, ठीक है।